आज हम हिंदी साहित्य के वन शॉट मास्टर वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली स्लाइड है हिंदी साहित्य संपूर्ण निचोड़। इसका मतलब है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके विकास का एक पूरा अवलोकन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है ये। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। विश्व की भाषाएं। इसमें लिखा है कि दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इन सभी भाषाओं को समझने के लिए इन्हें करीब 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। भाषा परिवार मतलब भाषाओं का एक खानदान जिनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई हो। बिल्कुल सही, एक ही मूल भाषा से। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी हिंदी दुनिया के सबसे बड़े भाषा परिवार का हिस्सा है। अच्छा, तो अब हम भारत पर आते हैं। हमारी अगली स्लाइड है भारत के 4 भाषा परिवार। भारत की जो भाषाई जमीन है उस पर 4 मुख्य परिवार दिखाई देते हैं। इनमें सबसे बड़ा लगभग 74% हिस्से पर यही भारूपीय परिवार है। 74%? जी। दूसरा बड़ा परिवार है द्रविड़, करीब 25%। अच्छा, दक्षिण भारत की भाषाएं। हाँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब। और फिर 2 छोटे परिवार हैं, ऑस्ट्रिक जो 1.3% है और चीनी तिब्बती जो सिर्फ 0.7% है। चलिए, तो अब इस सबसे बड़े परिवार भारोपीय के अंदर चलते हैं। अगली स्लाइड है भारोपीय परिवार का वर्गीकरण। ये तो एक पेड़ की शाखाओं जैसा लग रहा है। हाँ, इसे समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, एक है केतुम वर्ग और दूसरी सतम वर्ग। केतुम वर्ग में तो जर्मन, इंग्लिश, इटालियन जैसी यूरोपीय भाषाएं दिख रही हैं। जी, और जो सतम वर्ग है उसी में भारत ईरानी भाषाएं आती हैं और इसी से हमारी हिंदी का विकास हुआ है। अच्छा, तो हम सतम वर्ग वाली शाखा पर है। हमारी अगली स्लाइड का शीर्षक भी यही है, सतम वर्ग और संस्कृत। जी, तो पहला बिंदु यही है कि सतम वर्ग से ही भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। और इन भाषाओं का पहला प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। ये तो ईरान का ग्रंथ है। हाँ, ईरान का एक बहुत पवित्र ग्रंथ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तीसरा बिंदु है कि संस्कृत को सभी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी मतलब कि माँ माना जाता है। तो अब इस पूरी यात्रा को समझने के लिए इसे समय के हिसाब से बांटना जरूरी है। अगली स्लाइड है भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन। हाँ, इसके विकास को हम 3 कालों में बांट कर देखते हैं। पहला है प्राचीन काल जो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। फिर दूसरा मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा आधुनिक काल जो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है। तो पहले काल को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्लाइड है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें 2 भाग दिख रहे हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जी, वैदिक संस्कृत जैसा कि नाम से ही पता चलता है वेदों की भाषा थी। इसका समय था 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ये थोड़ी जटिल थी और इसमें 14 स्वर हुआ करते थे। और लौकिक संस्कृत? लौकिक मतलब लोक की यानी आम बोलचाल की भाषा। इसका समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। अच्छा, तो रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य इसी में लिखे गए और इसमें स्वरों की संख्या भी घट गई थी। हाँ, भाषा थोड़ी सरल हो गई थी। ठीक है, तो प्राचीन काल के बाद अब आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर। यहाँ तो 3 भाषाएं दिख रही हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जी, इस काल में भाषा का ये 3 रूप एक के बाद एक विकसित हुए। पहली थी पाली जिसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर आई प्राकृत यानी द्वितीय प्राकृत, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और उसके बाद आई अपभ्रंश जिसे तृतीय प्राकृत कहते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। चलिए, तो एक एक करके समझते हैं। पहले बौद्ध धर्म और पाली भाषा। तो जैसा हमने देखा, पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, यानी भगवान बुद्ध के सारे उपदेश इसी भाषा में है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी एक व्याकरण की विशेषता है कि इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होता था, जिससे ये बोलने में और आसान हो गई। पाली के बाद फिर अगला पड़ाव आया जैन धर्म और प्राकृत भाषा। जी, प्राकृत का समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और ये जैन धर्म की भाषा बनी। महावीर स्वामी के सारे उपदेश आपको प्राकृत में ही मिलेंगे। तो विकास के हिसाब से देखें तो ये पाली से भी ज्यादा सरल थी। हाँ, भाषा के सरल होने का क्रम जारी रहा। अब मध्यकाल की आखिरी भाषा अपभ्रंश। स्लाइड का शीर्षक है भाषाओं का पतन। अपभ्रंश, पतन, ये तो बड़ा अजीब नाम है। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ ही है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उस समय के विद्वान इसे प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप मानते थे। लेकिन असल में ये पतन नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो भाषा है जो आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव बनी। यहीं से आज की भाषाएं निकलना शुरू हुई। तो इसके व्याकरण के बारे में भी कुछ तथ्य हैं अगली स्लाइड में। अपभ्रंश व्याकरणिक तथ्य। जी, अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर थे। लिंग 3 थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। हाँ, और वचन 2 थे, एक वचन और बहुवचन। और काल 4 थे, भूत, वर्तमान, भविष्य और आज्ञा। जी, तो ये अपभ्रंश हर जगह एक जैसी नहीं थी। अगली स्लाइड है अपभ्रंश के प्रमुख भेद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कई क्षेत्रीय रूप थे। इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैशाची या जिसे ब्राचड़ भी कहते हैं और महाराष्ट्री। तो पहले भेद को देखते हैं।
शौरसेनी अपभ्रंश। इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी भाषाओं का विकास हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है। और दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। हाँ, इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और इसकी बोलियों को याद रखने के लिए एक एबीसी कोड भी दिया है। जी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। ये तो बहुत आसान हो गया। जी। फिर तीसरा भेद है मागधी अपभ्रंश। इससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ। अच्छा, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसी बोलियां इसी से निकली हैं? जी हाँ। अब अन्य अपभ्रंश भेद देखते हैं। इसमें एक है पैशाची या ब्राचड़। ये पंजाब और सिंध के इलाके में बोली जाती थी और इसी से पंजाबी और सिंधी भाषाएं निकली। सही। और दूसरा है महाराष्ट्री, जो महाराष्ट्र क्षेत्र की भाषा थी और इससे मराठी भाषा का विकास हुआ। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जी। इसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। इस काल में एक तरह से संक्रमण काल आया, जिसमें भाषा अपभ्रंश से अवहट्ट और फिर प्राचीन हिंदी में बदली। और इसी समय में बांग्ला, उड़िया, असमिया और हमारी हिंदी जैसी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। जी बिल्कुल। तो अब खास तौर पर हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लेते हैं। हिंदी के विकास को भी 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन हिंदी या अवहट्ट, जो 1000 से 1400 ईस्वी तक थी। फिर दूसरा मध्यकालीन हिंदी, 1400 से 1850 ईस्वी तक। और तीसरा आधुनिक हिंदी, जो 1850 ईस्वी से अब तक चल रही है। और ये आ गई हमारी अंतिम स्लाइड, हिंदी विकास यात्रा एक नजर में। ये तो पूरे सफर का एक सारांश है। हाँ, ये पूरे क्रम को दिखाती है। सबसे पहले थी वैदिक संस्कृत, उससे बनी लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। और अंत में इस सबसे विकसित होकर हमारी आज की हिंदी या कहिए कि खड़ी बोली बनी। तो ये एक हजारों साल का सफर था। जी, एक बहुत ही लंबी और समृद्ध यात्रा। हिंदी को 5 उपभाषा समूहों में और कुल 18 बोलियों में वर्गीकृत किया गया है। और ये 18 का आंकड़ा महत्वपूर्ण है ना? बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आंकड़ा आयोग द्वारा मान्य है, जो परीक्षा के नजरिए से एक अहम तथ्य है। ये 5 उपभाषा समूह कौन कौन से हैं? ये है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो उपभाषा का मतलब हुआ संबंधित बोलियों का एक मुख्य समूह। सही। और बोली एक खास इलाके में बोली जाने वाली भाषा का रूप है। तो अब हम इनमें से हर एक समूह को थोड़ा करीब से देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं समूह 1 से, पश्चिमी हिंदी। इसका स्रोत शौरसेनी अपभ्रंश है। बिल्कुल। इसके तहत 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। एक एक करके समझते हैं। खड़ी बोली, ये तो आज की हिंदी है। हाँ, खड़ी बोली ही आधुनिक मानक हिंदी का आधार है। इसके दूसरे नाम कौरवी, सरहिंदी और हिंदुस्तानी भी हैं। और ये बोली जाती है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, मतलब एनसीआर वाले क्षेत्र में। सही। फिर है ब्रज भाषा, जिसका एक और नाम अंतर्वेदी भी है। ये मथुरा, आगरा, मैनपुरी जैसे क्षेत्रों की बोली है और इसकी साहित्यिक परंपरा तो बहुत ही समृद्ध रही है। फिर बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, रोहतक और हिसार में बोली जाती है। अच्छा। और बुंदेली। बुंदेली का क्षेत्र है बुंदेलखंड, झांसी, जालौन और मध्य प्रदेश का ग्वालियर। और आखिरी कन्नौजी। वो कन्नौज क्षेत्र की बोली है, जिसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। ठीक है, तो ये हुआ पश्चिमी हिंदी। अगला है समूह 2, पूर्वी हिंदी। इसका स्रोत है अर्धमागधी अपभ्रंश। हाँ, और इसमें 3 प्रमुख बोलियां हैं जिन्हें हम एबीसी से याद रख सकते हैं। ABC। हाँ, मतलब ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। अच्छा, ये आसान है। हाँ, और इनके क्षेत्र भी काफी स्पष्ट हैं। अवधी जो है वो अयोध्या, रायबरेली, लखनऊ में बोली जाती है। रामचरितमानस वाली अवधी। वही। बघेली मध्य प्रदेश के रीवा और यूपी के कुछ हिस्सों में। और छत्तीसगढ़ी जाहिर है रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं समूह 3 पर, राजस्थानी। इसका स्रोत भी शौरसेनी अपभ्रंशी है। हाँ, इसमें 4 मुख्य बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। जयपुरी को ढुडाड़ी भी कहते हैं ना? बिल्कुल। और इनके क्षेत्र इनके नाम से ही काफी हद तक साफ हो जाते हैं। जयपुरी, जयपुर और आसपास। मेवाती। मेवाती मेवात क्षेत्र में, जो यूपी सीमा के पास है। मालवी का प्रभाव उज्जैन तक है और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर की प्रमुख बोली है। ठीक है। अगला समूह 4, पहाड़ी। इसका स्रोत भी शौरसेनी अपभ्रंश है, लेकिन इस पर खस का प्रभाव बताया गया है। हाँ, खास एक प्राचीन समुदाय था जो हिमालय के इलाकों में रहता था, तो उनकी भाषा के कुछ शब्द और उच्चारण का प्रभाव इन बोलियों पर दिखता है। तो इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? इसमें 3 हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और अंतिम समूह 5, बिहारी। इसका स्रोत है मागधी अपभ्रंश। सही। इसमें 3 बोलियां शामिल हैं। मगही, जो पटना और गया में बोली जाती है। भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे गोरखपुर, मिर्जापुर में भी खूब बोली जाती है। और तीसरी है मैथिली, जो दरभंगा, मुंगेर की बोली है। तो इन सब बोलियों के समूह को हिंदी नाम कैसे मिला, ये भी तो एक सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। फारसी का? ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, इसका कारण ये है कि फारस के लोग स का उच्चारण ह करते थे। अच्छा, जैसे सप्ताह का हफ्ता। बिल्कुल वही। इसी वजह से सिंधु नदी का क्षेत्र हिंदू कहलाया और यहीं से शब्द का विकास हुआ।
सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद और हिंद से हिंदी। और इस नामकरण का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। हाँ, उन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ये है कि हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग निशीथ चूर्णी ग्रंथ में मिलता है। ये खोज किसने की थी? ये खोज डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने की थी। कमाल है। तो भाषा के साथ साथ उसकी लिपि को समझना भी जरूरी है। बहुत जरूरी। लिपि यानी अक्षरों को लिखने का ढंग। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी है, पंजाबी के लिए गुरुमुखी, अंग्रेजी के लिए रोमन और उर्दू के लिए फारसी। सही। भारत में प्राचीन काल में सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रमुख थीं। इनमें से ब्राह्मी लिपि को ज्यादातर भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। तो हमारी देवनागरी भी ब्राह्मी से ही निकली है। हाँ, हमारी देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी से ही हुआ है। क्रम ऐसा है, ब्राह्मी से उत्तरी शैली और फिर उत्तरी शैली से देवनागरी। यहाँ एक और परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में देखें तो पहली बात तो ये कि हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषा समूह हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी का स्रोत शौरसेनी अपभ्रंश है। और पूर्वी हिंदी? पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश और बिहारी का मागधी अपभ्रंश। ये याद रखना बहुत जरूरी है। और अंत में इसका संवैधानिक संदर्भ क्या है? एक बहुत ही जरूरी बात जो स्रोतों में साफ की गई है वो ये है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है। क्या कहता है अनुच्छेद 343? उसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये भाषा और लिपि दोनों को संवैधानिक दर्जा देता है। राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया है। तो ये थी हिंदी भाषा के विकास, उसकी बोलियों और लिपि की एक विस्तृत यात्रा। हाँ, जो हमें संस्कृत के युग से लेकर भारतीय संविधान तक ले आई। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि भाषा सिर्फ संचार का एक साधन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक पहचान का प्रतिबिंब भी है। विषय में बात करने वाले हैं वो हमारी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारी भाषा हिंदी, हम इसे रोज बोलते हैं, लिखते भी हैं, पर क्या हम जानते हैं कि आज हम जिस देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? सही बात है। या फिर संविधान में हिंदी की जगह क्या है, इस पर कितनी बहस हुई होगी? आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इसी सफर पर ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नियमों और मतलब तारीखों की कहानी नहीं है। हाँ। बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक इतने बड़े और विविध देश ने अपनी आवाज को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। ये कहानी सुधारों की है, बहसों की है और उन संवैधानिक व्यवस्थाओं की है जो आज भी हमारी भाषाई दुनिया को आकार दे रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं आजादी से भी पहले के दौर से, जब देवनागरी लिपि को छापने और टाइप करने की चुनौती सामने आई। इसमें सबसे पहला और बड़ा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। हम उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तो जानते हैं, लेकिन भाषा सुधार में उनका क्या योगदान था? उनका योगदान बहुत ही, कह सकते हैं, व्यवहारिक और दूरदर्शी था। अच्छा। सोचिए, तिलक केसरी जैसा एक प्रभावशाली अखबार चला रहे थे और उनका मकसद था अपने विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। सही। उस समय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नई थी और देवनागरी जैसी लिपि जिसमें मात्राएं ऊपर नीचे आगे पीछे लगती हैं, हाँ, जटिल होती है। उसे छापना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हर अक्षर के लिए अलग अलग टाइप ब्लॉक बनाने पड़ते थे। मतलब बहुत ही धीमा और खर्चीला काम रहा होगा। हाँ बिल्कुल। और इसी समस्या को हल करने के लिए तिलक ने देवनागरी के लिए 190 टाइप का एक फॉन्ट सेट तैयार किया। 190? जी, उन्होंने अक्षरों को मानकीकृत किया, यानी स्टैंडर्डाइज्ड किया, ताकि छपाई तेज हो, सस्ती हो और एक जैसी दिखे। इसी फॉन्ट को आज तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक फॉन्ट नहीं था, ये विचारों को जनता तक तेजी से पहुंचाने का एक हथियार था। वाह, ये तो भाषा सुधार को आजादी की लड़ाई से जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ये तो वाकई दिलचस्प है। और तिलक के बाद सावरकर बंधुओं का भी जिक्र आता है। उन्होंने बाराखड़ी का सुझाव दिया। ये बाराखड़ी तो हम सबने बचपन में पढ़ी है, का, की। हाँ। पर इसे एक सुधार की तरफ क्यों देखा जाता है? क्योंकि इससे पहले स्वरों और व्यंजनों को सिखाने का तरीका इतना व्यवस्थित नहीं था। अच्छा। सावरकर बंधुओं ने अ की 12 मात्राओं के आधार पर हर व्यंजन को सिखाने का एक, कह सकते हैं, वैज्ञानिक तरीका सुझाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वरों को व्यंजनों के साथ हमेशा मात्रा के रूप में ही जोड़ा जाए। इससे सीखना और लिखना दोनों बहुत आसान हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। इसमें एक नोट है कि री की बाराखड़ी नहीं होती, ऐसा क्यों? क्योंकि री का जो उच्चारण है वो कई मामलों में व्यंजन र में ई की मात्रा लगने जैसा होता है। जैसे ऋषि या कृतज्ञ। बिल्कुल। इसकी ध्वनि बाकी स्वरों से अलग है, इसलिए इसे पारंपरिक बाराखड़ी के चक्र से अलग रखा जाता है ताकि सीखने में कोई भ्रम न हो। अच्छा। और भी कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव। उन्होंने पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार यानी बिंदी के इस्तेमाल की बात की। हाँ, और ये लिखने की गति और सरलता के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी कैसे? पहले गंगा को गंगा या चंचल को चंचल लिखा जाता था। अच्छा। तो हर वर्ग के 5वें अक्षर को लिखने के लिए अलग से टाइप की जरूरत पड़ती थी। डॉक्टर दास ने कहा कि इन सब की जगह सिर्फ एक बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। इसने तो लेखन और टाइपिंग को बहुत ही आसान बना दिया। बहुत ज्यादा। और एक और नाम है राजा शिव प्रसाद,
सितारे हिंद का, जिन्होंने नुक्ता का सुझाव दिया। ये जो अक्षरों के नीचे बिंदी लगती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदी ने अरबी और फारसी से बहुत सारे शब्द लिए हैं और उन भाषाओं में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो देवनागरी में नहीं थीं, जैसे क और क या ज और ज की आवाज में फर्क है। हाँ है। गजल में ग की आवाज और गज मतलब हाथी, उसमें ग की आवाज अलग है। बिल्कुल। तो इसी फर्क को लिखने में दिखाने के लिए राजा शिव प्रसाद ने क ख ग ज फ के नीचे बिंदी लगाने का सुझाव दिया, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। इससे उच्चारण की सटीकता बढ़ गई। जी। तो ये तो हुई लिपि को सरल और सटीक बनाने की बात, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सवाल भाषा का आया। हाँ। देश की भाषा कौन सी होगी? हाँ। यहीं पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बहस शुरू होती है और हमारे स्रोतों में ये साफ लिखा है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। हाँ। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है पूरे राष्ट्र की एक भाषा जो उसकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हो, जैसे चीन में मंदारिन। ठीक है। लेकिन भारत की संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी बहस हुई। भारत में इतनी सारी समृद्ध भाषाएं थीं कि किसी एक को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने से दूसरी भाषाओं को बोलने वालों को यह महसूस हो सकता था कि उनकी भाषा कमतर है। सही बात है। तो राजभाषा का क्या मतलब हुआ फिर? राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। अच्छा। तो संविधान निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी है, को केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा यानी राजभाषा के रूप में चुना। और यह फैसला लिया गया 14 सितंबर 1949 को। जी, और शायद इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक और तारीख महत्वपूर्ण है, 10 जनवरी, जिसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, इसका उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। और एक और दिवस है 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बिल्कुल, जो यूनेस्को द्वारा दुनिया की सभी भाषाओं के सम्मान में मनाया जाता है, सिर्फ हिंदी के लिए नहीं। तो राजभाषा केंद्र सरकार की भाषा हुई, फिर राज्यों की अपनी भाषाएं भी होती हैं जिन्हें राज्य भाषा कहते हैं। इनमें क्या अंतर है? राजभाषा का इस्तेमाल तो केंद्र सरकार के लिए होता है, वहीं राज्य भाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज वो भाषा है जिसे कोई राज्य अपनी विधानसभा में कानून बनाकर अपने आधिकारिक कामकाज के लिए चुनता है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे उत्तर प्रदेश की पहली राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन 1989 में वहां उर्दू को भी दूसरी आधिकारिक राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। हर राज्य अपनी भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। इससे भारत की जो भाषाई विविधता है उसका सम्मान बना रहता है। बिल्कुल। अब अगर हम इस विविधता की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची का जिक्र आता है। आज को इसमें 22 भाषाएं हैं। क्या ये सब शुरू से थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। सिर्फ 14? जी, इसमें देश के लगभग हर कोने की प्रमुख भाषाएं शामिल थीं, जैसे उत्तर से हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, पूर्व से बंगाला, असमिया, उड़िया, पश्चिम से गुजराती, मराठी और दक्षिण की 4 प्रमुख भाषाएं। हाँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इनके साथ साथ संस्कृत और उर्दू को भी शुरू से ही जगह दी गई थी। तो फिर बाकी की 8 भाषाएं सूची में कैसे जुड़ी? वो समय समय पर हुए संविधान संशोधनों के जरिए जुड़ी। सबसे पहले 1967 में 21th संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो विभाजन के बाद भारत आए सिंधी भाषी लोगों की एक बड़ी मांग थी। फिर 1992 में 71st संशोधन के जरिए 3 और भाषाएं जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसे याद रखने का कोई तरीका है? हाँ, एक बहुत प्रचलित तरीका है नमक। नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। अच्छा, ये तो आसान है। इसके बाद 2003 में 92वें संशोधन से 4 और भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसे लोग BDMS के रूप में याद रखते हैं। इस तरह 14 से बढ़कर आज इस सूची में 22 भाषाएं हैं। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है। बिल्कुल, और समय के साथ अलग अलग भाषाई समूहों की आकांक्षाओं को जगह देता है। तो संविधान ने इन भाषाओं को मान्यता दे दी, लेकिन केंद्र के कामकाज के लिए हिंदी को राजभाषा चुना गया। अब सवाल यह था कि इसे लागू कैसे किया जाए। क्या ये फैसला लेते ही सब कुछ हिंदी में होने लगा? मुझे लगता है कि इसी के लिए राजभाषा आयोग बनाया गया होगा। बिल्कुल सही। ये काम इतना आसान नहीं था, खासकर गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए। सही बात है। इसलिए संविधान में ही इसकी एक व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को एक राजभाषा आयोग बनाने का अधिकार दिया गया। अच्छा। इसी के तहत 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष BG खैर थे। इस आयोग का काम क्या था? इसका मुख्य काम था राष्ट्रपति को सिफारिशें देना कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग कैसे धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जाए। इस आयोग में अध्यक्ष समेत कुल 21 सदस्य थे, जो 8वीं अनुसूची की अलग अलग भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, ताकि हर किसी के नजरिए को समझा जा सके। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को सौंपी। ये तो बहुत ही व्यवस्थित तरीका लगता है। अब आते हैं संविधान के उन अनुच्छेदों पर जो भाषा के बारे में बात करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? भाषाओं से जुड़े सारे प्रावधान संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए हैं। 343 से 351 तक? हाँ जी। अनुच्छेद 343 तो नींव का पत्थर है।
ये साफ तौर पे कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात और कही गई थी। वो क्या थी? इसी अनुच्छेद में कहा गया था कि संविधान लागू होने के बाद 15 सालों तक, मतलब 1965 तक, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उन्हें हिंदी सीखने और प्रशासन को उसके अनुरूप ढालने का पूरा समय मिल सके। ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब आज भी जो संसद या विधानसभा में काम होता है उसकी भाषा के लिए भी कोई नियम होंगे? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 120 संसद के कामकाज की भाषा तय करता है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी है। अच्छा। लेकिन अगर कोई सदस्य इन दोनों भाषाओं में अपनी बात नहीं रख सकता तो सदन का अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। और यही व्यवस्था राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी होगी? हाँ, अनुच्छेद 210 में। और अदालतों की भाषा, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हिंदी का इस्तेमाल होता है? यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद कानून बनाकर कोई और व्यवस्था न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा केवल अंग्रेजी होगी। केवल अंग्रेजी? हाँ, ये आज भी लागू है। इसके पीछे तर्क ये था कि कानून की एक अपनी स्थापित शब्दावली और परंपरा है जो अंग्रेजी में विकसित हुई है और उसमें एक रूपता बनाए रखना जरूरी है। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इतने सारे अनुच्छेदों में क्या कोई ऐसा अनुच्छेद है जिसे आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं? मेरे हिसाब से अनुच्छेद 351 सबसे दूरदर्शी और महत्वपूर्ण है। 351? जी, ये सिर्फ नियम नहीं बताता बल्कि एक दिशा देता है। यह केंद्र सरकार को एक कर्तव्य सौंपता है कि वो हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह बताता है कि हिंदी का विकास कैसे करना है। कैसे? अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी को भारत की मिलीजुली संस्कृति, मतलब कॉम्पोजिट कल्चर, की अभिव्यक्ति का माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए उसे अपनी शब्दावली के लिए मुख्य रूप से संस्कृत पर और गौण रूप से अन्य भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को अपनाना चाहिए और उन्हें आत्मसात करना चाहिए। इसका मकसद हिंदी को एक ऐसी समावेशी भाषा बनाना था जिसमें पूरे भारत की झलक दिखे, न कि वो सिर्फ एक क्षेत्र की भाषा बनकर रह जाए। बिल्कुल। ये तो एक बहुत खूबसूरत सोच है। हमने अब तक हिंदी के मानकीकरण और संवैधानिक स्थिति की बात की, लेकिन वो हिंदी जो आम लोग बोलते हैं, जिसे हम बोली कहते हैं, उसमें तो बहुत विविधता है। हाँ, क्या उसे समझने का भी कोई वैज्ञानिक तरीका है? हाँ, भाषा विज्ञानी बोलियों को उनकी कुछ खासियतों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। एक बहुत दिलचस्प तरीका है क्रिया, मतलब वर्ब के अंत की ध्वनि को सुनना। अच्छा। जैसे कुछ बोलियों को ओकार बहुला कहा जाता है। ओकार बहुला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वे बोलियां जिनके क्रिया शब्दों के अंत में ओ की ध्वनि प्रमुख होती है। जैसे अगर कोई कहता है वो आयो या हम काम करो। अच्छा, ये कहाँ सुनने को मिलता है? यहाँ आपको ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी जैसी पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सुनने को मिलेगा। अच्छा, तो जैसे मानक हिंदी में हम कहते हैं वो आया या हम काम करें। बिल्कुल। आपकी मानक हिंदी आकार बहुला श्रेणी में आती है, जहाँ क्रिया के अंत में आ की ध्वनि होती है, जैसे आया, गया, किया। कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, इसी श्रेणी में है। और भी कोई प्रकार है? हाँ, एक है उदासीन आकार, जिसमें अवधी और बघेली जैसी पूर्वी हिंदी की बोलियां आती हैं। इनमें क्रिया का अंत अ जैसी उदासीन ध्वनि से होता है। और एक बहुत ही अलग है ईकार बहुला, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भोजपुरी है। इसमें क्रिया में ई की ध्वनि प्रमुख होती है। तो इन ध्वनियों के फर्क से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलने वाला किस क्षेत्र से हो सकता है। जी बिल्कुल। तो एक ही भाषा के कितने अलग अलग रंग हैं। हमने लिपि के सुधार से लेकर संविधान की गहराइयों और बोलियों की मिठास तक का एक लंबा सफर तय किया। हिंदी साहित्य की बिल्कुल शुरुआती परंपरा को समझने की कोशिश करेंगे। और इस सफर में पहला ही सवाल थोड़ा हैरान करता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की पहली कोशिश किसी भारतीय ने की ही नहीं। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें सीधे उस दौर में ले जाती है। मतलब एक तरफ सिद्ध और योगी थे और दूसरी तरफ राजा और उनकी वीरगाथाएं। तो चलिए एक एक करके इन सब परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इतिहास लेखन से। ये परंपरा शुरू कैसे हुई? देखिए, हमारे स्रोत यही बताते हैं कि इसकी शुरुआत एक फ्रेंच विद्वान ने की थी। एक फ्रेंच विद्वान ने? हाँ, उनका नाम था गार्सन दतासी और उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम भी मतलब काफी विदेशी है। क्या नाम था? इस्तवार द लालित्रित्यार एंदवी ए हिंदुस्तानी। इस्तवार दला, ये तो नाम से ही साफ है कि ये किताब हिंदी पाठकों के लिए तो नहीं लिखी गई थी। बिल्कुल नहीं, ये फ्रेंच भाषा में थी। फिर एक फ्रेंच विद्वान को हिंदी और उर्दू के कवियों की एक लिस्ट बनाने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्या ये सिर्फ साहित्य से प्रेम था या कुछ और? देखिए, ये सिर्फ प्रेम नहीं था, हमें इसे उस समय के क्या कहते हैं औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल नजरिए से देखना होगा। उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी वो भारत को समझना चाह रहे थे, उसे क्लासिफाई करना चाह रहे थे ताकि यहाँ बेहतर तरीके से शासन कर सकें। अच्छा। तो साहित्य को समझना एक तरह से उस संस्कृति की आत्मा को समझने जैसा था। तो ये सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल सर्वे था। कमाल है, मतलब साहित्य के जरिए एक तरह की जासूसी। खैर, इस किताब में था क्या? यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये किताब 3 हिस्सों में छपी थी। पहला 1839 में, फिर 1847 और आखिरी 1871 में। और कवि कितने थे इसमें? कुल 738 कवियों का जिक्र था, पर मजे की बात यह है कि उनमें से हिंदी के कवि हाँ, सिर्फ 72 थे। सिर्फ 72? जी,
बाकी सब उर्दू के थे। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय उनकी नज़र में हिंदी और उर्दू में ज्यादा फर्क नहीं था। वो इसे एक ही हिंदुस्तानी भाषा मानते थे। ठीक है, ये तो कवियों की संख्या हो गई, पर उन्हें किताब में रखा कैसे गया था? और वही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तासी ने कवियों को उनके जन्म या समय के हिसाब से नहीं रखा। तो फिर उन्होंने वर्ण क्रमानुसार यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा था। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि 15वीं सदी के कबीर और 17वीं सदी के केशवदास हाँ, दोनों क अक्षर की वजह से आसपास आ जाएंगे। बिल्कुल। ये तो इतिहास नहीं हुआ, ये तो टेलीफोन डायरेक्टरी हो गई। आपने एकदम सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। इससे साहित्य का विकास कैसे हुआ ये समझना नामुमकिन था, लेकिन क्योंकि ये पहला प्रयास था इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व तो है। इसने एक दरवाजा खोला। भले ही वो दरवाजा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, तो एक फ्रांसीसी ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन जाहिर है सवाल तो उठा ही होगा कि हम अपनी कहानी अपनी भाषा में क्यों नहीं लिख रहे। बिल्कुल। तासी के बाद भारतीय विद्वानों में भी एक हलचल हुई। सबसे पहले महेश दत्त शुक्ल ने 1873 में भाषा काव्य संग्रह लिखी। इसे हिंदी में लिखा गया पहला प्रयास माना जाता है। अच्छा। और फिर 1883 में शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज आई, जो ज्यादा पॉपुलर हुई। तो क्या इन किताबों ने तासी की गलतियों को सुधारा? मतलब क्या इनमें कवियों को समय के हिसाब से रखा गया था? पूरी तरह से तो नहीं। उनमें भी एक वैज्ञानिक तरीके की कमी थी, लेकिन उन्होंने तासी से कहीं ज्यादा भारतीय कवियों को जगह दी और एक आधार तैयार कर दिया। तो असली बदलाव कब आया? असली बदलाव तब आया जब मैदान में एक और विदेशी विद्वान उतरे। एक और विदेशी? हाँ, एक आयरिश विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन। पहले फ्रेंच फिर आयरिश। हमारी कहानी हम तक पहुंचने में वाकई काफी घूम कर आई है। ग्रियर्सन ने क्या अलग किया? ग्रियर्सन का काम एक बहुत बड़ी छलांग थी। उनकी किताब थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये किताब तासी की किताब से कैसे अलग और कह सकते हैं कि बेहतर थी? 2 बड़े कारणों से। पहला, इसमें कवियों की संख्या ज्यादा थी, 952, लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था व्यवस्था। व्यवस्था मतलब? ग्रियर्सन ने पहली बार कवियों को कालक्रम के अनुसार रखा। उन्होंने साहित्य के इतिहास को अलग अलग युगों में बांटा। इससे पहली बार एक ढांचा मिला, एक विकास की रेखा दिखाई दी। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। वाह, तो उन्होंने बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम किया। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी एक फ्रेंच विद्वान ने चीजें इकट्ठी की और एक अंग्रेज विद्वान ने उन्हें तरतीब से लगाया। इस पूरी कहानी में भारतीय विद्वानों ने कब बागडोर अपने हाथ में ली? यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों का आगमन होता है, जो मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे जो आज भी आधार स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। द्विवेदी जी ने सिर्फ तथ्य नहीं दिए, उन्होंने एक भारतीय दृष्टिकोण से साहित्य की आत्मा को समझने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि साहित्य अपनी संस्कृति और परंपरा से कैसे जुड़ता है। तो एक बार जब द्विवेदी जैसे विद्वानों ने इतिहास की रूपरेखा तैयार कर दी, तो हमें इसके पहले दौर यानी आदिकाल में झांकने का मौका मिला। और वहां हमें कोई एक तरह का साहित्य नहीं मिलता, बल्कि बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं मिलती हैं। इनमें से एक दुनिया थी सिद्धों की, रहस्यमयी और विद्रोही। ये कौन थे? देखिए, सिद्ध साहित्य का सीधा संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। वज्रयान यानी बौद्ध धर्म की एक तांत्रिक शाखा, जिसमें मंत्र, रहस्यमयी साधना और योग पर बहुत जोर था। तो सिद्धों की जो कविता थी वो इसी साधना का एक अंग थी, कोई मनोरंजन के लिए लिखी गई चीज नहीं थी। अच्छा। इनकी संख्या 84 मानी गई है और ये ज्यादातर भारत के पूर्वी हिस्से जैसे बंगाल, बिहार, असम, इन इलाकों में सक्रिय थे। और इनकी पहचान का भी कोई खास तरीका था क्या? हाँ, इनकी एक मजेदार पहचान थी। ये अपने नाम के पीछे सम्मान दिखाने के लिए 5 शब्द लगाते थे, जैसे सरहपा, शबरपा, लुईपा। इनमें सबसे बड़ा नाम सरहपा का आता है, जिन्हें हिंदी का पहला कवि भी कहा जाता है। आखिर उनकी लिखाई में ऐसा क्या खास था कि उन्हें यह दर्जा दिया गया? सरहपा को यह दर्जा राहुल संकृत्यायन जैसे बड़े विद्वानों ने दिया। उनकी लिखाई में उस समय की बोलचाल की भाषा की झलक मिलती है, जिसे हम आज की हिंदी का शुरुआती रूप कह सकते हैं। उनकी रचनाएं जैसे दोहा कोश, वो किसी राजा की बड़ाई के लिए नहीं थी। तो फिर किस लिए थी? वो समाज के पाखंड, कर्मकांड और जाति पाति पर सीधा हमला करती थीं। उनकी कविता में एक विद्रोह का स्वर था। इसीलिए माना जाता है कि सिद्ध साहित्य की शुरुआत उन्हीं से हुई। अच्छा, तो सरहपा के अलावा इस परंपरा में और कौन से बड़े नाम हुए? इस परंपरा में एक गुरु शिष्य क्रम दिखता है। सरहपा के शिष्य थे शबरपा, जिनकी रचना चर्यापद बहुत प्रसिद्ध है। और उनके बाद? फिर शबरपा के शिष्य हुए लुईपा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान रखते थे। इनके अलावा डोम्बीपा, कुक्कुरीपा जैसे और भी कई सिद्ध कवि हुए। कुक्कुरीपा, ये नाम तो बड़े अजीब हैं। क्या इन नामों का भी कोई खास मतलब होता था? हाँ, अक्सर ये नाम किसी जाति, काम या किसी खासियत से जुड़े होते थे। ये दिखाता है कि ये लोग अकादमिक पंडितों की दुनिया से नहीं, बल्कि आम समाज के बीच से आए थे। तो सिद्धों की इस रहस्यमयी और विद्रोही दुनिया से निकलकर हम आदिकाल के एक बिल्कुल अलग माहौल में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां साधना नहीं, तलवारें चलती थीं, जहां विद्रोह नहीं, राजाओं का गुणगान होता था, यानी रासो साहित्य का युग। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रासो साहित्य का सीधा साधा मकसद था अपने राजा की बड़ाई करना। ये कवि चारण या भाट होते थे और इनका काम था अपने राजा को एक हीरो की तरह दिखाना, चाहे वो जंग के मैदान में हो या प्रेम के मामले में। बिल्कुल।
इसीलिए इन कविताओं में आपको दो रस यानी दो तरह के भाव सबसे ज्यादा मिलेंगे, वीर रस यानी बहादुरी और युद्ध का जोश, और श्रृंगार रस यानी प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। तो मतलब तलवारों की खनक भी और घुंघरुओं की झंकार भी। एक तरह से हाँ। और इसके रासो नाम को लेकर भी कुछ अलग अलग विचार हैं। जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रासो कहा और इसी के आधार पर इस पूरे युग को वीर गाथा काल नाम दिया। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि यह शब्द रासक से निकला है, जो एक तरह का नाच गाने वाला काव्य रूप था। जब भी रासो साहित्य की बात होती है तो एक ग्रंथ का नाम सबसे पहले आता है, पृथ्वीराज रासो। इसे इस परंपरा का सुपरस्टार कह सकते हैं ना? बिल्कुल, ये इस परंपरा का सबसे प्रसिद्ध और विशाल ग्रंथ है। इसके लेखक थे चंदबरदाई, जिन्हें हिंदी का पहला महाकवि माना जाता है, और उनकी इस रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य होने का सम्मान मिला है। इस महाकाव्य के बारे में एक कहानी ये भी है कि ये अधूरा रह गया था। जी, माना जाता है कि चंदबरदाई इसे पूरा नहीं कर पाए थे और बाद में उनके बेटे जलहड़ ने इसे पूरा किया। इस महाकाव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कैमास वध, जो इसकी कहानी का एक अहम मोड़ है। पृथ्वीराज रासो के अलावा एक और रासो ग्रंथ है जो आज भी लोगों की जुबान पर है, खासकर उत्तर भारत में, परमाल रासो। हाँ, परमाल रासो अपने असली नाम से ज्यादा आल्हा खंड के नाम से मशहूर है। इसके लेखक जगनिक थे। ये आज भी बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में बारिश के मौसम में बड़े जोश के साथ गाया जाता है। इसकी लोकप्रियता अद्भुत है। और इसके नायक कौन थे जिनकी कहानियां इतनी पसंद की जाती हैं? इसके नायक थे दो भाई, आल्हा और उदल। ये चंदेल राजा परमाल देव के महान सेनापति थे और उनकी बहादुरी के किस्से ही इस पूरे ग्रंथ का आधार है। तो पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो के अलावा भी क्या इस तरह के और ग्रंथ लिखे गए? हाँ, कई लिखे गए, जैसे दलपति विजय का खुमान रासो या नरपति नाल्हा का बीसल देव रासो। इनके अलावा भी हमीर रासो और विजयपाल रासो जैसे कई छोटे छोटे रासो ग्रंथ मिलते हैं। तो ये सभी ग्रंथ मिलकर ये दिखाते हैं कि उस दौर में वीरता की कहानियों को काव्य में ढालने की एक बहुत मजबूत और लोकप्रिय परंपरा थी। बिल्कुल, जो अलग अलग राजाओं और क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कहानी को समझा, एक फ्रेंच विद्वान की पहली अधूरी कोशिश से लेकर ग्रियर्सन की व्यवस्था और फिर द्विवेदी जी के सांस्कृतिक नजरिए तक। और फिर हमने आदिकाल की दो बिल्कुल विपरीत धाराओं को देखा, सिद्धों का वैराग्य और रासों का शौर्य। हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। जी, एक बहुत ही विशाल और दिलचस्प विषय। बिल्कुल, और इस चर्चा में हमारा आधार रहेंगे दो प्रमुख विद्वान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। हाँ, इन्हीं के वर्गीकरण को आधार बनाकर हम इस इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसे अलग अलग कालों में बांटा गया है और उन कालों की मुख्य रचनाएं कौन सी थीं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं काल विभाजन से। सबसे पहले किसका वर्गीकरण देखें? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, मतलब एग्जाम्स के लिहाज से, इनका विभाजन ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। अच्छा, तो उन्होंने कैसे बांटा है इस लंबे इतिहास को? उन्होंने 4 मुख्य कालों में बांटा है। पहला है आदिकाल। आदिकाल, जी, इसकी समय सीमा वो 1050 से 1375 ईस्वी तक मानते हैं, मतलब हिंदी साहित्य का एकदम शुरुआती दौर। और दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम सब भक्ति काल के नाम से बेहतर जानते हैं। भक्ति काल, हाँ। इसका समय है 1375 से 1700 ईस्वी तक। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, या कह लीजिए रीतिकाल। ये 1700 से 1900 ईस्वी तक चला। और चौथा और अंतिम काल है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा शुक्ल जी 1900 से 1984 ईस्वी तक बताते हैं। तो ये 4 काल हो गए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जी, लेकिन मैंने सुना है कि आदिकाल को लेकर, मतलब इसके नाम को लेकर काफी मतभेद है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा और यही नाम सबसे ज्यादा चला। ओके। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा। चारण काल क्यों? क्योंकि उस समय राजाओं की प्रशंसा में जो कवि लिखते थे उन्हें चारण कहते थे, तो उस प्रवृत्ति के आधार पर यह नाम दिया गया। समझ गए। और शुक्ल जी ने खुद क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। उनका मानना था कि इस दौर की ज्यादातर रचनाएं वीरों की गाथाओं पर ही आधारित थीं। अच्छा, इसीलिए वीरगाथा काल। हाँ। फिर राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा, जो उस समय के सिद्ध कवियों और सामंती व्यवस्था को दिखाता है। और भी नाम है? जी, मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा, जो कि एक सीधा साधा नाम है, मतलब शुरुआती दौर। बिल्कुल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही सुंदर नाम दिया, बीजोवपन काल। बीजोवपन काल, हाँ, मतलब बीज बोने का समय। उनके हिसाब से यहीं से हिंदी साहित्य का बीज पड़ा था। वाह, तो एक ही दौर के कितने अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जी। अब अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण ज्यादा विस्तृत है। अच्छा, उन्होंने इसे कैसे देखा है? उन्होंने इसे छोटे छोटे युगों में बांटा है। जैसे 1857 से 1900 तक का समय, उसे वो पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर? एकदम सही। फिर 1900 से 1918 तक का दौर है जागरण सुधार काल, जिसे हम द्विवेदी युग भी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी। इसके बाद 1918 से 1938 तक का समय है छायावाद। छायावाद तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। फिर 1938 से 1953 तक के दौर में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जैसी धाराएं आईं। और उसके बाद 1953 से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है उसे नवलेखन काल कहा जाता है। तो ये आधुनिक काल का एक ज्यादा डिटेल्ड नक्शा है। जी। चलिए अब वापस चलते हैं भक्ति काल पर।
इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल कहते हैं। इसका समय, जैसा हमने बात की, 1375 से 1700 ईस्वी तक है। और इसे स्वर्ण काल किसने कहा था? ये उपाधि डॉक्टर ग्रियर्सन ने दी थी। उनका मानना था कि साहित्य के नजरिए से ये सबसे समृद्ध दौर था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे एक नाम दिया था शायद। जी, उन्होंने इसे लोक जागरण काल कहा। लोक जागरण काल मतलब आम जनता के जागने का समय। बिल्कुल। इसके पीछे एक संदर्भ है। वो दौर विदेशी आक्रमणों का था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो निराश जनता ने ईश्वर की भक्ति में सहारा ढूंढा। ये एक तरह की सामाजिक सांस्कृतिक जागृति थी। तो भक्ति की इस लहर को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या इसके भी कुछ प्रकार थे? हाँ, भक्ति काल मुख्य रूप से 2 बड़ी शाखाओं में बटा हुआ है। पहली है निर्गुण शाखा। निर्गुण यानी जिसका कोई रूप रंग आकार ना हो। एकदम सही, गॉड विदाउट फॉर्म। ये लोग ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे। इनका जोर ज्ञान और प्रेम पर था। और इनके कवियों को क्या कहते थे? इनके कवियों को संत कवि कहा जाता था। और दूसरी शाखा? दूसरी थी सगुण शाखा। ये उसके ठीक उलट होगी? जी, ये ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते थे, मतलब उनके अवतारों की, जैसे राम और कृष्ण। गॉड विद फॉर्म। हाँ, और इनके कवियों को भर्त कवि कहा गया। तो चलिए पहले निर्गुण शाखा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। निर्गुण शाखा में भी आगे 2 उपशाखाएं हैं। पहली है ज्ञानाश्रयी, जिसमें ज्ञान को ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता माना गया। और इसके सबसे बड़े कवि मुझे लगता है मैं जानती हूँ। आप बिल्कुल जानती हैं, कबीरदास। वो इस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनके अलावा और कौन कौन प्रमुख संत थे? कबीर के अलावा संत रैदास हुए, जो मीरा के गुरु थे। अच्छा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव भी इसी धारा के प्रमुख संत हैं। और दादू दयाल का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम कबीर पर थोड़ी और बात करना चाहेंगे। उनका जीवन बहुत ही असाधारण था। बेशक, उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और मृत्यु 1518 में मगहर में। उनके गुरु रामानंद थे, है ना? जी, उनके गुरु रामानंद थे। और कबीर के बारे में सबसे अद्भुत बात यह है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, उनकी वो पंक्ति है, मसी कागद छुयो नहीं। बिना कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी स्याही और कागज को नहीं छुआ और नहीं कभी हाथ में कलम पकड़ी। ये तो कमाल है, बिना पढ़े लिखे इतना गहरा ज्ञान। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा था। वाणी का डिक्टेटर, बड़ा दमदार शब्द है। मतलब भाषा उनके सामने लाचार थी। वो अपनी बात को इतने सीधे और सपाट तरीके से कहते थे कि भाषा को उनके हिसाब से ढलना पड़ता था। तो उनकी रचनाएं हम तक कैसे पहुंची? उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया, जिसका नाम है बीजक। बीजक? हाँ, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सभद और रमैनी। इनकी भाषा भी अलग अलग है? जी, साखी की भाषा में राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण है, जबकि सभद और रमैनी में ब्रज और पूर्वी हिंदी का प्रभाव है। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। बिल्कुल। ये नाम श्याम सुंदर दास ने दिया था, क्योंकि उसमें कई बोलियों का मिश्रण था। कबीर के अलावा आपने गुरु नानक देव का जिक्र किया, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? गुरु नानक देव की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जपूजी, आसा दीवार और नसीहतनामा। और संत रैदास के बारे में? संत रैदास के बारे में 2 बातें बहुत खास हैं। एक तो ये कि वो मीराबाई के गुरु थे, और दूसरी ये कि उनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जी। ये तो हुई ज्ञानाश्रयी शाखा। अब निर्गुण की दूसरी उपशाखा कौन सी है? दूसरी उपशाखा है प्रेमाश्रयी, जिसे सूफी का विधारा भी कहते हैं। सूफी? तो इसका आधार प्रेम रहा होगा। हाँ, इसका मुख्य विषय था राजा रानी की प्रेम कथाएं, लेकिन इन कहानियों के जरिए वो ईश्वरीय प्रेम का संदेश देते थे। ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका है। भारत में सूफी मत के मुख्य प्रचारक मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं। और इस धारा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? इस धारा की पहली रचना हंसावली को माना जाता है, जिसे असाइद ने लिखा था। इसके अलावा और कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? मुल्ला दाऊद की चंदायन है, जो एक लोक कथा पर आधारित है। अच्छा। फिर कुतुबन की मृगावती है, जो दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई है, और मंझन की मधुमालती भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इस धारा के सबसे बड़े कवि तो मलिक मोहम्मद जायसी ही थे ना, है ना? बिना किसी शक के। और उनकी सबसे बड़ी रचना है पद्मावत। पद्मावत की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, रानी पद्मावती और राणा रतन सेन की। जी, और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण। पद्मावत के अलावा भी जायसी ने कुछ लिखा? हाँ, उनकी 2 और प्रमुख रचनाएं हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। सूफी काव्य के बारे में कोई और विशेष बात? जी, एक कवि हुए नरपति व्यास। उनकी रचना है नल दमयंती। उन्हें पंजाब का सूरदास भी कहा जाता है। अच्छा। और सबसे अनोखी बात यह है कि वो सूफी शाखा के एकमात्र हिंदू कवि थे। ये तो वाकई एक विशेष तथ्य है। एक और कवि जटमल का जिक्र मिलता है, जिनकी रचना है प्रेम विलास। तो ये हो गई पूरी निर्गुण धारा। अब हम भक्ति काल की दूसरी बड़ी शाखा सगुण पर आते हैं। जी, सगुण धारा। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। और भाषा? शुरुआती भाषा तमिल थी। दक्षिण में विष्णु के भक्तों को आलवार संत कहते थे। इनकी संख्या 12 थी। और शिव भक्तों को? शिव के भक्तों को नयनार संत कहा जाता था, और इनकी संख्या 63 थी। मैंने सुना है आलवार संतों में एक महिला भी थी। जी, आंडाल, जिन्हें गोदा भी कहते हैं, वो एकमात्र महिला आलवार संत थी। कृष्ण भक्ति के कारण उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। वाह, तो सगुण भक्ति के पीछे कुछ दार्शनिक सिद्धांत भी थे? हाँ, कई सिद्धांत थे। जैसे शंकराचार्य ने दिया अद्वैतवाद, जिसका मतलब है आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, 2 नहीं। अद्वैत मतलब जो 2 ना हो। बिल्कुल। फिर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया। माधवाचार्य का था द्वैतवाद, जो आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानता है। और भी थे? जी, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद। ये सब बहुत गहरे दार्शनिक सिद्धांत हैं। अब सगुण धारा की उपशाखाओं की बात करते हैं।
पहली है राम भक्ति शाखा। और इसके प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी। उनका जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी तक था। जन्म सोरो एटा में और मृत्यु वाराणसी में। उनकी गुरु का नाम नरहरि दास था। जी। उन्हें कुछ उपाधियां भी दी गई हैं, जैसे अमृतलाल नागर ने उन्हें मानस का हंस कहा। और रामविलास शर्मा ने रामविलास शर्मा ने उन्हें जातीय कवि कहा, यानी पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ने वाला कवि। उनकी छोटी रचनाओं को पंचरत्न कहते हैं, है ना? जी, उनकी 5 छोटी रचनाओं को पंचरत्न कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी, रामलाला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। हाँ, बिल्कुल। और उनके 7 बड़े ग्रंथ कौन से हैं? उनके 7 बड़े ग्रंथ हैं विनय पत्रिका, कवितावली, जिसमें हनुमान बाहु भी शामिल है, फिर गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली। 1 मिनट, कृष्ण गीतावली, तुलसीदास ने कृष्ण पर भी लिखा? जी हाँ, ये एक दिलचस्प बात है कि उन्होंने कृष्ण पर भी रचना की। और 7वां और सबसे प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में है और जिसमें 7 कांड है। एकदम सही। वाह! तो अगर हमें अब तक की इस पूरी चर्चा का एक सार निकालना हो तो कैसे देखेंगे इसे एक पेड़ की तरह सोचिए। एक पेड़? हाँ, हिंदी साहित्य एक पेड़ है जिसकी जड़ें हैं आदिकाल। उस पेड़ का जो मजबूत तना है वो है भक्तिकाल। और डालियां? रीतिकाल और आधुनिक काल उसकी डालियां हैं। लेकिन जो तना है मतलब भक्तिकाल, उससे 2 सबसे मोटी शाखाएं निकलती हैं, निर्गुण और सगुण। बिल्कुल। निर्गुण शाखा जिसके प्रमुख कवि कबीर और जायसी हैं, और सगुण शाखा जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास और सूरदास हैं। ये समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी विषय में सफलता का आधार निरंतर अभ्यास ही है। बिल्कुल सही। सगुण धारा और आधुनिक काल। जी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो एक तरह की साहित्यिक यात्रा पर ले जाते हैं। मुझे ये देखने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि साहित्य का फोकस ईश्वर की भक्ति से हटकर आम इंसान की समस्याओं और राष्ट्र की चेतना पर कैसे और कब आया। बिल्कुल। ये यात्रा अगर हम देखें तो 3 मुख्य पड़ावों से गुजरेगी। अच्छा। पहले हम भक्तिकाल की सगुण धारा में राम और कृष्ण भक्ति की दुनिया को समझेंगे। फिर हम रीतिकाल के वैभव मतलब उसकी समृद्धि में उतरेंगे, जहां कविता मंदिरों से निकलकर राजाओं के दरबार में पहुंच गई थी। और फिर आधुनिक काल। हाँ, और आखिर में हम देखेंगे कि आधुनिक काल में एक नई सुबह कैसे हुई, जब साहित्य एक तरह से समाज का आईना बन गया। तो शुरुआत करते हैं राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस से। हमारे नोट्स में सबसे पहली बात इसकी भाषा पर है, अवधी। जी, अवधी। ये संस्कृत की वाल्मीकि रामायण से अलग है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा, है ना? मतलब साहित्य को अभिजात्य वर्ग से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, संस्कृत उस समय ज्ञान और धर्म की भाषा तो थी, लेकिन आम बोलचाल की नहीं। सही बात है। तुलसीदास जी ने राम की कथा को अवधी में लिखकर उसे घर घर तक पहुंचा दिया। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, साहित्यिक क्रांति थी। और इसका प्रधान रस नोट्स में लिखा है भक्ति रस। हाँ, इसका जो मुख्य इमोशन है वो है भक्ति। मतलब इसे पढ़ने पर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को भाव जागता है। ग्रंथ में 1074 दोहे हैं और ये 7 कांडों यानी 7 हिस्सों में बटा है। जी। ये कांड सिर्फ चैप्टर्स नहीं है, इनमें एक पूरी कहानी का स्ट्रक्चर है। हाँ, इसे किसी मॉडर्न फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह देखिए। पहला है बाल कांड, जो सबसे बड़ा है। ये हीरो के बचपन और उसके पोटेंशियल को सेट करता है। और दूसरा अयोध्या कांड। इसे रामचरितमानस का हृदय भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सबसे मार्मिक घटनाएं हैं। राम का वनवास, अयोध्या का दुख। कहानी का जो सबसे इमोशनल कोर है वो यही है। समझ गई। और फिर अरण्य कांड में वनवास का जीवन। किष्किंधा कांड जो सबसे छोटा है, उसमें सुग्रीव से दोस्ती और हनुमान से मुलाकात। बिल्कुल। फिर आता है सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी का पराक्रम है। लंका कांड कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई होती है। और आखिर में उत्तर कांड। हाँ, जिसमें सब कुछ सुलझने के बाद की कहानी है। ये एक क्लासिक स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर है, एक संपूर्ण यात्रा। और तुलसीदास जी ने सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं लिखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ब्रज भाषा में भी कवितावली, दोहावली और गीतावली जैसी रचनाएं की। इससे उनकी दोनों प्रमुख भाषाओं पर पकड़ का पता चलता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है। नोट्स बताते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूरी करने के बाद सबसे पहले इसे रसखान को सुनाया था। जी। एक राम भक्त अपना महाकाव्य सबसे पहले एक कृष्ण भक्त को सुना रहा है। ये उस दौर के बारे में क्या बताता है? ये भक्ति आंदोलन की सबसे खूबसूरत और जरूरी बात बताता है। उस समय कवियों के लिए भक्ति का भाव सबसे ऊपर था, न कि ईश्वर का कोई एक विशेष रूप। मतलब कोई पंथ या कोई सीमा नहीं थी। कोई सीमा नहीं थी। ये दिखाता है कि कला और आध्यात्मिकता इंसानों की बनाई सीमाओं से कहीं ऊपर थी। ये धार्मिक सद्भावना का एक बेहतरीन उदाहरण है। तुलसीदास जी के अलावा भी राम भक्ति में और बड़ा नाम था केशवदास का। उनकी रामचंद्रिका बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी शैली मतलब बहुत अलंकृत और मुश्किल थी। अच्छा। कुछ लोग तो उन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी मानते हैं, क्योंकि उनकी कविता में भक्ति से ज्यादा काव्य कौशल का प्रदर्शन था। इसके अलावा उन्होंने रसिक प्रिया और एक आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता भी लिखा। और फिर सेनापति का जिक्र आता है, जिनकी कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो एक तरफ तुलसीदास की सरलता और दूसरी तरफ केशवदास का पांडित्य। अब अगर हम राम की मर्यादा से कृष्ण की लीला की तरफ बढ़ें तो कृष्ण भक्ति शाखा की शुरुआत कैसे होती है? कृष्ण भक्ति की धारा और भी पुरानी मानी जाती है।
इसके प्रवर्तक के तौर पर निम्बार्काचार्य का नाम आता है, जिनकी रचना है 10 श्लोकी। 10 श्लोकी। फिर जयदेव का गीत गोविंद, वो तो एक मील का पत्थर है जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन है। और श्री भट्ट की युगल शतक भी शुरुआती रचनाओं में गिनी जाती है। लेकिन इस शाखा को जो असली ताकत और दार्शनिक आधार मिला वो वल्लभाचार्य से मिला। उनके बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? वल्लभाचार्य एक बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा भाष्य जैसे गंभीर ग्रंथ लिखे, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना अणुभाष्य मानी जाती है। अणुभाष्य? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे। बाद में उनके बेटे विट्ठलनाथ ने इसे पूरा किया और यहीं से एक नई परंपरा की शुरुआत होती है। और वो परंपरा थी अष्टछाप की। जी। ये नाम सुनने में बड़ा अनोखा लगता है। ये क्या था? कोई लिटरेरी कलेक्टिव था या कवियों का कोई बैंड? आप इसे उस जमाने का सुपर ग्रुप कह सकते हैं। 1565 में विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की। ये 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह था। 8 कवि? हाँ, जिनका काम मिलकर कृष्ण की लीलाओं का पद गायन करना था। और इसकी बनावट बड़ी खूबसूरत थी। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 खुद विट्ठलनाथ के। अच्छा, 4 जी। ये दिखाता है कि कैसे एक साहित्यिक और आध्यात्मिक परंपरा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आगे बढ़ी। तो इस सुपर ग्रुप के रॉक स्टार कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास जैसे नाम शामिल थे। हाँ, और कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास भी। कुल 8 कवि। और ये भी रोचक है कि इनमें से 2 कवि कृष्णदास और गोविंद स्वामी गुजरात से थे और बाकी 6 उत्तर प्रदेश से। यानी भक्ति की ये लहर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थी। सही बात है। और इस सुपर ग्रुप के जो सबसे बड़े स्टार थे वो थे सूरदास। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस, इसको अगर आज किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? वात्सल्य रस सिर्फ माता पिता का बच्चे के लिए प्यार नहीं है। ये वो ममता है, वो दुलार है जो एक माँ को अपने बच्चे की छोटी छोटी शरारतों में दिखता है, उसके मुंह पर लगे माखन में, उसके तुतलाकर बोलने में। बिल्कुल। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का ऐसा जिंदा वर्णन किया है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे यशोदा मैया खुद अपनी आंखों से ये सब देख रही हैं। माना जाता है कि वे जन्म से देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना की आंखों से जो देखा वो कोई आंखों वाला भी नहीं देख सका। कमाल है। और उनकी रचनाएं? उनकी 3 रचनाएं अमर हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये तीनों ब्रज भाषा में है और सूरदास को ब्रज भाषा का पहला महाकवि भी माना जाता है। कृष्ण भक्ति की बात मीराबाई और रसखान के बिना तो अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। मीराबाई की भक्ति वो समर्पण और विद्रोह का प्रतीक है। उन्होंने राजमहल छोड़कर कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। उनकी 2 रचनाओं का जिक्र है, राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका। टीका मतलब कमेंट्री? हाँ, कमेंट्री। यानी उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर अपनी व्याख्या लिखी। और रसखान, एक मुस्लिम होते हुए कृष्ण के लिए ऐसी दीवानगी, उनकी प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और अष्टयाम जैसी रचनाएं दिखाती हैं कि भक्ति किसी धर्म या मजहब की मोहताज नहीं होती। तो भक्ति काल में हमने देखा कि साहित्य का केंद्र ईश्वर थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कविता का केंद्र ईश्वर से हटकर इंसान और खासकर राजा महाराजा और उनके श्रृंगार पर आ गया? यहीं से हिंदी साहित्य में एक बड़ा मोड़ आता है और रीतिकाल की शुरुआत होती है। जैसे जैसे मुगल सल्तनत का वैभव बढ़ा, छोटे छोटे रजवाड़े भी उसी शानो शौकत की नकल करने लगे। तो कवियों को मंदिरों से ज्यादा राजाओं के दरबार में आश्रय और पैसा मिलने लगा। और जब कवि राजा को खुश करने के लिए लिखेगा तो वो भगवान की नहीं बल्कि राजा की और उसकी प्रेमिकाओं की तारीफ करेगा। इसलिए शायद इस काल के नाम को लेकर भी इतने विवाद हैं। कोई इसे श्रृंगार काल कहता है, कोई अंधकार काल। हाँ, क्योंकि हर नाम एक अलग सच्चाई बताता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा क्योंकि ज्यादातर कविता प्रेम और सौंदर्य पर थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे रीति काव्य कहा क्योंकि कवि एक बंधे बंधाए रीति पर लिख रहे थे। और त्रिलोचन जैसे आलोचकों ने इसे अंधकार काल कह दिया, शायद इसलिए कि इसमें सामाजिक चेतना की कमी थी। इस दौर की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय चिंतामणि त्रिपाठी को दिया जाता है। उनकी रचनाओं श्रृंगार मंजरी और रसविलास ने इस परंपरा की नींव रखी। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि उन्होंने रामायण भी लिखी। अच्छा। जो दिखाता है कि भक्ति की धारा पूरी तरह सूखी नहीं थी। पर रीतिकाल का मतलब सिर्फ श्रृंगार तो नहीं था। इसी दौर में एक कवि ऐसा भी था जो अपनी तलवार जैसी कलम से वीरता की गाथा लिख रहा था। और ये एक बहुत जरूरी बात है। महाकवि भूषण, जब बाकी सब कवि नायिका के नक्शिक वर्णन में लगे थे, भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल जैसे नायकों की वीरता पर कविताएं लिखी। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। हाँ, शिवराज भूषण। उनकी ये रचनाएं आज भी जोश भर देती हैं। वो उस दौर के एक तरह से विद्रोही कवि थे। भूषण के अलावा और कौन से बड़े नाम हैं इस रीतिबद्ध परंपरा में? कई नाम हैं, जैसे भिखारी दास जिनकी शतरंज शतिका है, या मतीराम जिनकी रसराज और फूल मंजरी जैसी रचनाएं हैं। ये सब उस दौर के प्रतिनिधि कवि थे। और फिर आते हैं बिहारी लाल, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। ये सिर्फ एक मुहावरा है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये उनके काव्य का सार है। गागर में सागर मतलब कम से कम शब्दों में बहुत गहरी और कई परतों वाली बात कह देना। बिहारी इस कला के उस्ताद थे। अच्छा। आप उनके दोहे को आज के जमाने का ट्वीट समझ सकते हैं। बस 2 पंक्तियों में
पूरी दुनिया का दर्शन। और उन्होंने सिर्फ एक ही किताब लिखी, बिहारी सतसई। यही तो उनकी महानता है, सिर्फ एक किताब बिहारी सतसई, जिसमें ब्रज भाषा में लिखे करीबन 719 दोहे हैं, और उसी एक कृति ने उन्हें अमर कर दिया। वाह। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस पर 50 से ज्यादा टीकाएं यानी कमेंट्रीज लिखी जा चुकी हैं। 50 से ज्यादा? जी, हर विद्वान ने उसके दोहों के अपने अपने हिसाब से नए अर्थ निकाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो श्रृंगार और दरबारी कविता का दौर था, वो अचानक से देश प्रेम और समाज सुधार की बातों में कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ समाज में? इसका जवाब है इतिहास का एक बड़ा भूचाल। भारत में अंग्रेजों का राज मजबूत हो रहा था, 1857 की क्रांति हो चुकी थी, प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, एक नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग तैयार हो रहा था। लोगों के मन में अपने देश, अपनी भाषा को लेकर एक नई चेतना जाग रही थी। साहित्य अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह सकता था, उसे अपने समय की आवाज बनना था, और यहीं से आधुनिक काल का दरवाजा खुलता है। और इस दरवाजे पर सबसे पहला नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसीलिए इस युग को भारतेंदु युग भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। 1850 से 1900 का समय, इसे पुनर्जागरण यानी रेनेसांस भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नई चेतना के प्रतीक थे। वो सिर्फ 35 साल जिए, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने हिंदी गद्य को जन्म दिया, पत्रकारिता की नींव रखी और साहित्य का रिश्ता आम आदमी के सुख दुख से जोड़ा। उनका उपनाम रसा था। उनकी रचनाओं में भी ये विविधता दिखती है, एक तरफ प्रेम की कविताएं हैं तो दूसरी तरफ समाज पर तीखा व्यंग्य। हाँ, स्रोत उनकी रचनाएं को दो हिस्सों में दिखाते हैं। एक तरफ प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप जैसी रचनाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ बकरी विलाप जैसा व्यंग्य है, फूलों का गुच्छा जैसी खड़ी बोली की कविता है, और विजयिनी विजय वैजयंती जैसी देश प्रेम की रचना है। और भारतेंदु ये काम अकेले नहीं कर रहे थे, उनका एक पूरा मंडल था, एक पूरी टीम थी। सही कहा, जिसे भारतेंदु मंडल कहते हैं। इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, जिनकी लालित्य लहरी और वर्षा बिंदु है। प्रताप नारायण मिश्र थे, जिनकी प्रेम पुष्पावली है। अंबिका दत्त व्यास की एक मजेदार रचना हो होरी का जिक्र मिलता है। अच्छा। और ठाकुर जगमोहन सिंह, जिन्होंने कालिदास के मेघदूत का बहुत सुंदर अनुवाद किया। ये सब मिलकर हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दे रहे थे। तो भारतेंदु युग के बाद अगला पड़ाव था द्विवेदी युग। हाँ, अगला पड़ाव द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं, जो 1900 से 1918 तक चला। ये वो दौर था जब भाषा को और मांझा गया और साहित्य में सामाजिक सुधारों पर और भी ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन ये कहानी फिर कभी। वाकई ये एक शानदार यात्रा रही, भक्ति और श्रृंगार से शुरू होकर देश प्रेम और समाज सुधार तक। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की गलियों में उतरने वाले हैं। जी, एक ऐसा सफर जहां कविता ने अपना रूप, अपनी आवाज और अपना मकसद ही बदल दिया। हाँ, और हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जो इस यात्रा के कह सकते हैं कि एक नक्शे की तरह है, और हम इन्हीं के सहारे द्विवेदी युग और छायावाद के दौर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ कवियों और उनकी किताबों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये इस बात की कहानी है कि जब एक देश बदल रहा था तो उसकी कविता कैसे बदल रही थी। हम इन स्रोतों के जरिए उन बदलावों की कह सकते हैं नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं द्विवेदी युग से। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? एक दौर जब जागने और सुधारने की कोशिश हो रही थी, और इस दौर के एक अहम कवि हैं श्रीधर पाठक। जी, श्रीधर पाठक। और स्रोत के मुताबिक उनका जो सबसे बड़ा काम था वो था गुणवंत हेमंत नाम की एक कविता लिखना। गुणवंत हेमंत? जी, और ये कोई आम कविता नहीं थी, इसे खड़ी बोली की पहली कविता माना जाता है। अच्छा, खड़ी बोली की पहली, मतलब जो हिंदी हम आज बोलते हैं उसका शुरुआती रूप। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि उस जमाने तक कविता ज्यादातर ब्रज भाषा या अवधी जैसी बोलियों में होती थी। वो थोड़ी शास्त्रीय और पारंपरिक लगती थी। तो खड़ी बोली में कविता लिखना एक तरह का विद्रोह था या एक नया प्रयोग? एक बहुत बड़ा प्रयोग। ये कहने जैसा था कि कविता अब सिर्फ दरबारों या मंदिरों की भाषा में नहीं, बल्कि आम आदमी की भाषा में भी अपनी बात कहेगी। सही बात है। इसने कविता का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया। और उनकी दूसरी रचनाएं भी हैं, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक और भारत गीत। नाम से ही लगता है कि वो प्रकृति और देश दोनों से बहुत गहरे जुड़े थे। जी हाँ। और इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी लहर को दिशा देने वाले व्यक्ति थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा। बिल्कुल, स्रोत उन्हें द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहता है। प्रवर्तक यानी शुरुआत करने वाले। प्रवर्तक से भी ज्यादा वो इस युग के हेडमास्टर थे। हेडमास्टर? ये दिलचस्प है। हाँ, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर भाषा को एक अनुशासन दिया, नियम बनाए और लेखकों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी को तैयार किया। अच्छा। उनकी अपनी कविताएं भी हैं, जैसे काव्य मंजूषा और गंगा लहरी, लेकिन उनका असली योगदान एक मार्गदर्शक के तौर पर था। उन्होंने एक मजबूत जमीन तैयार की, और शायद उसी मजबूत जमीन पर खड़ी बोली का पहला बड़ा महल बना। वाह, क्या बात कही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी घटना रही होगी। बहुत बड़ी। महाकाव्य का मतलब ही है एक बहुत बड़ी, एक भव्य रचना। प्रिय प्रवास ने यह साबित कर दिया कि आम बोलचाल की भाषा भी गंभीर और महान कहानियां कह सकती है। उसने खड़ी बोली को साहित्यिक सम्मान का वो ताज पहनाया जिसका वो शायद इंतजार कर रही थी। और प्रिय प्रवास के अलावा भी उनकी कई कृतियां हैं, पारिजात, विदेही वनवास, रस कलश, अधखिला फूल और प्रेम प्रपंच।
मतलब वो काफी प्रोलिफिक थे। जी, काफी विविधता थी उनके लेखन में। तो हरिऔध जी ने खड़ी बोली को महाकाव्य का दर्जा दिलाया। लेकिन एक कवि ऐसे थे जिन्होंने उसी भाषा का इस्तेमाल करके पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ दिया और राष्ट्रकवि कहलाए। मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, हम मैथिली शरण गुप्त की बात कर रहे हैं। और ये राष्ट्रकवि की उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। अच्छा, गांधी जी ने? क्यों? क्योंकि 1912 में जब उनकी किताब भारत भारती आई तो वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो आजादी की लड़ाई का एक हथियार बन गई। अच्छा। उसने भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाकर वर्तमान की गुलामी पर चोट की। इसलिए उन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे तुलसीदास ने राम कथा को जन जन तक पहुंचाया, वैसे ही गुप्त जी ने राष्ट्र की कथा को लोगों तक पहुंचाया। वाह! भारत भारती के अलावा उनकी साकेत, पंचवटी, यशोधरा जैसी रचनाएं भी हैं। ये तो आज भी उतनी ही पढ़ी जाती हैं। जी हाँ, आज भी प्रासंगिक है। अब इस युग में एक और नाम आता है जो कवि कम और भाषा का वैज्ञानिक ज्यादा लगता है, कामता प्रसाद गुरु। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। उन्हें हिंदी भाषा के पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियम लिखे थे। जी। कामता प्रसाद गुरु ने वही काम हिंदी के लिए किया। वो हिंदी के प्रथम वैयाकरण थे, फर्स्ट ग्रामेरियन। सोचिए, एक तरफ कवि भाषा में भावनाएं भर रहे थे और दूसरी तरफ कामता प्रसाद गुरु उस भाषा को नियमों का एक ढांचा दे रहे थे ताकि वो स्थिर और मजबूत बन सके। उनकी काव्य रचनाएं भी हैं, भस्मासुर वध और विनय पचासा। जी। पर उनकी पहचान व्याकरण से ही है। तो मतलब द्विवेदी युग ने हिंदी के लिए एक मजबूत, एक सख्त जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल। भाषा को नियम मिल गए, है ना? बिल्कुल, एक मानक रूप मिला उसे। महल खड़े होते हैं। और हिंदी साहित्य में वो महल था छायावाद। बिल्कुल। और इस महल के 4 मजबूत स्तंभ थे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। और स्रोत में एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है छायावाद की वृहत्त्रयी यानी द बिग 3 की। इसमें 3 कवियों को त्रिदेवों से जोड़ा गया है। हाँ, ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, इसके पीछे गहरा दर्शन है। अच्छा, क्या है वो? देखिए, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा यानी रचयिता कहा गया। रचयिता? क्योंकि उन्होंने ही छायावाद के बीज बोए, उसकी दुनिया रची। सुमित्रानंदन पंत को विष्णु यानी पालक कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कोमल और सुंदर भाषा से छायावाद का पालन पोषण किया। और निराला? और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश यानी शिव का रूप दिया गया, क्योंकि उनके काव्य में शिव की तरह विद्रोह था, क्रांति थी और पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने की शक्ति थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन स्रोत में खास तौर पर लिखा है कि महादेवी वर्मा इसमें शामिल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि महादेवी वर्मा का काव्य इन तीनों से थोड़ा अलग था। उसमें वेदना और रहस्य की इतनी गहराई थी कि उन्हें एक अलग ही श्रेणी में रखा गया। वो लघुत्रयी का हिस्सा मानी जाती हैं, इस वृहत्त्रयी का नहीं। अच्छा, ये बात है। चलिए, तो अब इन स्तंभों से एक एक करके मिलते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रह्मा से, यानी जयशंकर प्रसाद से। उनका उपनाम था कलाधर। जी, और प्रसाद जी वो प्रयोग करने से कभी नहीं डरते थे। स्रोत बताता है कि उन्होंने चंपू काव्य लिखा, जैसे कि उर्वशी 1909 में। चंपू काव्य, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गद्य और पद्य का मिश्रण, मिक्स ऑफ प्रोज एंड वर्स। अच्छा। सोचिए, कहानी कहते कहते जब कोई भाव बहुत गहरा हो जाए तो उसे कविता में कह दिया, और जब वापस तर्क पर लौटना हो तो गद्य में आ गए। ये भावों के उतार चढ़ाव को दिखाने का एक बहुत ही असरदार तरीका था। और उनकी रचना झरना को तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला ही कह दिया गया। बिल्कुल, यानी यहीं पर छायावाद के सारे प्रयोग हुए। जैसे कि प्रकृति प्रेम, व्यक्तिगत दुख, एक अनजाने सत्य को खोजने की कोशिश, ये सारे तत्व जो बाद में छायावाद की पहचान बने, उनका पहला सफल परीक्षण झरना में ही हुआ। और इसी तरह उनकी रचना आंसू, उसे हिंदी का मेघदूत कहा गया। जी, विरह वेदना की तीव्रता के कारण। और फिर आता है उनका शिखर कामायनी, एक महाकाव्य जिसमें 15 सर्ग हैं। लेकिन इसके पात्र तो आम इंसान नहीं लगते। मनु यानी मन, श्रद्धा यानी हृदय और एड़ा यानी बुद्धि, ये तो हमारे अंदर की ही आवाजें हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कामायनी बाहर की नहीं, इंसान के अंदर की कहानी है। ये मन, हृदय और बुद्धि के बीच संतुलन खोजने की एक यात्रा है। प्रसाद जी ने इस एक रचना के जरिए मानव सभ्यता के विकास का पूरा मनोविज्ञान लिख दिया है। कमाल है। अब आते हैं छायावाद के शिव यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, जिनकी एक रचना है परिमल। निराला यानी जो सबसे निराला हो। हाँ। उन्होंने छंद के सारे नियम तोड़ दिए। परिमल की कविता जूही की कली जब पहली बार छपने गई थी। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे छापने से मना कर दिया था, है ना? जी हाँ, कहा कि ये नियमों के खिलाफ है। निराला ने कविता को बंधनों से आजाद किया। इसी संग्रह में बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी जैसी कविताएं हैं जो दिखाती हैं कि वो एक ही समय में कितने कोमल और कितने विद्रोही हो सकते थे। और उनकी दूसरी रचना अनामिका में राम की शक्ति पूजा और तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं हैं। देखिए जरा क्या रेंज है। वही तो, एक तरफ महाकाव्य जैसी भव्यता और दूसरी तरफ सड़क पर पत्थर तोड़ती मजदूर औरत का यथार्थ। ये तो हैरान करने वाली बात है। यही तो निराला का जादू था। उन्होंने कविता को ड्राइंग रूम से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया। उनकी अन्य रचनाएं कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, इनमें भी यही सामाजिक व्यंग्य और यथार्थ दिखता है। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं छायावाद के पालक यानी विष्णु सुमित्रानंदन पंत की, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। पोएट ऑफ नेचर। पंत के लिए प्रकृति सिर्फ एक विषय नहीं थी, वो उनकी कविताओं की आत्मा थी। पहाड़, नदी, बादल, फूल, ये सब उनकी कविताओं में ऐसे आते हैं जैसे कोई जीवित पात्र हो। बिल्कुल।
उनकी भाषा में एक संगीत है, एक कोमलता है जो किसी और के पास नहीं। और उनके काम को सम्मान भी भरपूर मिला। उनकी कृति चिदम्बरा के लिए उन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जी, जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। उनकी अन्य रचनाएं हैं पल्लव, गुंजन, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। पंत की कविताएं पढ़ना किसी खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर घूमने जैसा है। क्या बात है। हर मोड़ पर एक नया और सुंदर दृश्य आपका इंतजार कर रहा होता है। और अब इस चौकड़ी की अंतिम सदस्य महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया। लेकिन मीरा का तो एक प्रियतम था, कृष्ण। महादेवी वर्मा के गीतों का वो अज्ञात प्रियतम कौन था? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही महादेवी और मीरा का फर्क है। महादेवी का प्रियतम कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक दार्शनिक, एक रहस्यमयी सत्ता है। अच्छा। उनके काव्य में जो दर्द है, जो विरह है, वो उस परम सत्य से एक न हो पाने की पीड़ा है। इसीलिए वो आधुनिक मीरा है, क्योंकि उनकी भक्ति व्यक्तिगत से ज्यादा दार्शनिक है। उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा गया, यानी सरस्वती का रूप। जी। और उन्हें भी उनकी कृति यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जी हाँ, निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा उनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उनके गीतों में दर्द की एक अजीब सी मिठास है। बिल्कुल। तो ये थे छायावाद के चार स्तंभ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, इसी दौर में और भी धाराएं साथ साथ बह रही थीं। जी। जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। एन इंडियन सोल। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा तो शायद हर किसी ने स्कूल में पढ़ी होगी, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। जी बिल्कुल। ये कविता राष्ट्र के लिए एक व्यक्ति के निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक बन गई। और उनकी अन्य रचनाएं हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी भी इसी राष्ट्रीय भावना से भरी हैं। वो छायावाद के समानांतर बहने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के सबसे बड़े कवि थे। और इसी धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान का भी नाम आता है। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां आज भी हमारे अंदर जोश भर देती हैं। उनकी और रचनाएं हैं वीरों का कैसा हो वसंत और जलियांवाला बाग। और बालकृष्ण शर्मा नवीन, उनकी रचनाएं हैं कुमकुम और रश्मि रेखा। तो मतलब एक तरफ कवि मन की गहराइयों में उतर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ कवि अपनी कलम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। कविता हर मोर्चे पर सक्रिय थे। लेकिन छायावाद के बाद कविता का मिजाज फिर बदला। अब कवि सिर्फ प्रकृति, प्रेम या राष्ट्र की बात नहीं कर रहे थे, वो समाज की समस्याओं, मजदूरों और किसानों की बात करने लगे। हाँ, यहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत हुई। ये कविता के एसी कमरे से निकलकर खेत और खलियान तक पहुंचने जैसा था। बहुत अच्छा कहा। इसमें केदारनाथ अग्रवाल एक बड़ा नाम है। उनकी रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं इस बात का ऐलान करती है कि कविता अब सिर्फ सुंदरता की नहीं बल्कि जीवन के ठोस यथार्थ की बात करेगी। और प्रगतिवाद के बाद आया प्रयोगवाद। नाम से ही जाहिर है, यहाँ फिर से प्रयोग शुरू हुए। जी, धर्मवीर भारती की अंधा युग, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा जैसी कृतियां इसी दौर की हैं। प्रयोगवाद का मानना था कि अब पुराने तरीकों से नई बात नहीं कही जा सकती। तो उन्होंने भाषा, विषय, शैली हर स्तर पर नए नए प्रयोग किए। और फिर इसी प्रयोगवाद से ही जन्मी नई कविता, न्यू पोएट्री। ये आजादी के बाद की कविता थी, मोहभंग की कविता। जी हाँ। इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा है जैसी रचनाएं हैं, जो शहरी जीवन की कुंठा और अकेलेपन को दिखाती हैं, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की खूंटियों पर टंगे लोग। इन कवियों ने दिखाया कि आजादी मिल जाना ही काफी नहीं है, एक बेहतर समाज बनाने की लड़ाई अभी बाकी है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा में दो नाम ऐसे हैं जिन्हें किसी एक दौर में बांटना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। पहले रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें समय सूर्य भी कहा गया। दिनकर के काव्य में आग भी थी और दर्शन भी। एक तरफ वो रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र में वीरता और शौर्य की गाथा लिखते हैं, तो दूसरी तरफ उर्वशी जैसी रचना में प्रेम और काम के मनोवैज्ञानिक रिश्ते को खंगालते हैं। जी, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और दूसरे हैं अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्होंने तार सप्तक का संपादन करके प्रयोगवाद को एक मंच दिया। उन्हें भी कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञेय हिंदी कविता के एक ऐसे नाविक थे जो हमेशा नई नई नावों पर बैठकर अनजाने समुद्रों की खोज में निकले। तो ये था द्विवेदी युग से लेकर नई कविता तक का एक लंबा और बहुत ही दिलचस्प सफर। हमने देखा कि कैसे कविता ने अपने विषय, अपनी भाषा और अपना अंदाज बदला। लेकिन इन सारे बदलावों के बीच एक चीज कभी नहीं बदली। वो क्या? कविता का अपने समय और समाज से रिश्ता। चाहे वो गुब्जी की भारत भारती हो जो आजादी के लिए लड़ रही थी, या मुक्तिबोध की कविता जो आजाद भारत के मोहभंग से जूझ रही थी, कविता हमेशा अपने युग का आईना रही है। वंश राय बच्चन जी, बच्चन जी। हमारी नोट्स की शुरुआत होती है उनकी मधु त्रयी से, मतलब ट्रिलॉजी से। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश। जी, और मधुशाला का नाम आते ही जहन में एक अलग ही तस्वीर उभरती है, एक मस्ती की, एक दर्शन की। बिल्कुल। ये तीनों रचनाएं बच्चन जी के हालावाद दर्शन का, कह सकते हैं, केंद्र है। अब हाला का मतलब तो मदिरा होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ शराब नहीं है। अच्छा। ये एक प्रतीक है, जीवन के हर पल को, उसके सुख दुख को पूरी शिद्दत से जीने का प्रतीक। तो ये एक तरह की फिलॉसफी थी। हाँ, उस दौर में जब ज्यादातर कविताएं आदर्शवाद या देशप्रेम पर थीं, बच्चन जी ने व्यक्ति के निजी प्रेम, दर्द और जिंदगी के जश्न की बात की। ये एक तरह का साहित्यिक विद्रोह था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो ये सिर्फ कविता नहीं, एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी। बिल्कुल। और इसी कड़ी में चौथी रचना का जिक्र है,
निशा निमंत्रण। हाँ। इसका क्या संबंध है हालावाद से? निशान निमंत्रण में हालावाद का दर्शन तो है, लेकिन उसमें अकेलेपन और उदासी का भाव ज्यादा गहरा है। मतलब जीवन के उत्सव के साथ साथ उसकी क्षणभंगुरता, टेम्पररी नेचर का एहसास भी है। तो ये चारों रचनाएं मिलकर इंसान के मन के अलग अलग भावों को दिखाती हैं, कभी उत्सव, कभी अकेलापन। ठीक है, तो ये हालावाद की दुनिया थी। लेकिन बच्चन जी सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नोट्स में उनकी एक और बहुत मशहूर कविता का जिक्र है, अग्निपथ। हाँ, अग्निपथ। और इसका मिजाज मधुशाला से एकदम अलग है। बिल्कुल अलग। जहां मधुशाला में जीवन का आनंद है, वहीं अग्निपथ में जीवन का संघर्ष है। वो पंक्तियां हैं ना, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। अरे वाह! ये पंक्तियां तो पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई और ये दिखाती हैं कि बच्चन जी एक ही साथ मस्ती और संघर्ष दोनों को कितनी गहराई से महसूस कर सकते थे। सही बात है, एक ही कवि के दो बिल्कुल अलग रंग। सूची में कुछ और नाम भी हैं, जैसे एकांत संगीत, खादी के फूल, नीड़ का निर्माण फिर। जी, और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। एकांत संगीत में उनके अकेलेपन की झलक है, तो नीड़ का निर्माण फिर आशा और फिर से शुरुआत करने की हिम्मत देती है। ये विविधता ही बच्चन जी को इतना महान बनाती है। बिल्कुल। चलिए अब कविता की इस दुनिया से गद्य की, मतलब प्रोज की दुनिया